हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलानी इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। आगे की वीडियोस में मैं पार्ट बाय पार्ट और सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय या देश का बजट। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर। आप उसे जाकर के जरूर देखिएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो हम लोग के देश में जो भी उत्पादन, उपभोग, विनिमय या वितरण किया जा रहा है, तो उसका जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर रहे हैं। किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। जितने भी आर्थिक गतिविधि हो रहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर रहे हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल, सभी को पता होगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ, जिन्होंने कि अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र के बारे में बताया हुआ है। इनके पहले भी कुछ अर्थशास्त्री आए और उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी। लेकिन जब एडम स्मिथ की पुस्तक आई वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में आई थी, तो उसके बाद से अर्थशास्त्र रियल संज्ञान में आया। इसलिए अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? विश्व हरित क्रांति, ध्यान दीजिएगा, भारत के नहीं, विश्व के हरित क्रांति के पिता। स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गसी कुरियन या इनमें से कोई नहीं। कौन है विश्व हरित क्रांति के पिता? तो विश्व हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग ये एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। इनको हरित क्रांति प्रारंभ करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत की हरित क्रांति, अभी आपने देखा विश्व हरित क्रांति और अब यहाँ पे आप देख रहे हो भारत की हरित क्रांति का जनक। तो भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। सभी लोगों को पता है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के बीजों से मिला करके मिश्रित कर करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं का संकर बीज तैयार कर दिया था। इसके लिए उन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1972 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी एक वैज्ञानिक ही थे, एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे और इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है?
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होती है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या कोई नहीं इनमें से? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, लेकिन अभी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को ले आया गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आया, उससे पहले 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं योजना आयोग के। उस टाइम जो पहला योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, हल्दी उत्पादन से या चना उत्पादन से? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है ना, क्योंकि तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सरसों तेल या तिल का तेल, इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति का आरंभ किया गया था। सैम पित्रोदा थे जो कि पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति में 9 तिलहनों को लाया गया था, जिसमें तिलहन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी शामिल थे। इसलिए पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है? गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना किस योजना का उद्देश्य है? दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना या 5वीं योजना? गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना किस योजना का उद्देश्य है? ये है 5वीं योजना। इसका करेक्ट आंसर है 5वीं योजना। गरीबी को दूर करने के लिए और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए उस पर जोर दिया गया था 5वीं योजना में। इस योजना की अवधि 1974 से 1978 तक ही रही थी, क्योंकि मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो उन्होंने इस योजना को समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 5वीं योजना। 5वीं योजना में ही गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने पे जोर दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है? कौन सा शहर है भारत का जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है 2001 के जनगणना के अनुसार? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? तो 2001 का जब जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग मुंबई शहर में सबसे अधिक जनसंख्या थी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
श्वेत क्रांति संबंधित होता है दुग्ध उत्पादन से। इनके जनक कौन थे? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण या बाबा आमटे? तो श्वेत क्रांति के जनक थे भी कुरियन। अमूल दूध सुना होगा आप लोगों ने, आज घर घर में अमूल दूध जा रहा है, हर जगह अमूल दूध बिक रहा है। तो इसके जो जनक थे वो भी कुरियन थे, इन्होंने ही अमूल दूध को ब्रांड बनाया हुआ था। इनका पूरा नाम है वर्गीस कुरियन, यही थे श्वेत क्रांति के जनक। और 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। अमूल को इन्होंने ही ब्रांड बनाया और घर घर तक पहुंचाया था। तो इसका श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा भी कुरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना? 1875, 1900, 1922 या 1947 ईस्वी में। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1875 में, है ना। सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक है ये एशिया का और भारत का, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अभी मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है ये, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? नेशनल इनकम का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? शराब पर उत्पाद शुल्क, कैपिटल गेन टैक्स, सीमा शुल्क कर या निगम कर? तो भारत में राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाने वाला कर है शराब पर उत्पाद शुल्क। जो शराब पे उत्पादन का जो शुल्क आ रहा है उसी पे राज्य सरकार कर लगाती है। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है ये? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। NIRD इसको बोला जाता है। ये ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण अनुसंधान पे कार्रवाई का शीर्ष निकाय होता है। इसका जो मिशन होता है वो होता है सरकारी और गैर सरकारी पहल के माध्यम से ग्रामीण विकास की सुविधा को प्रदान करना, यानी ये ग्रामीण विकास में सुविधा प्रदान करता है। हैदराबाद है ये, यहाँ स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। भारतीय रिजर्व बैंक
का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक, कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है। इसको सभी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सभी बैंकों का यह संचालक होता है और ये भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अभी इनके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, लेकिन ये तब से निजी काम कर रहा था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग का गठन कब हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन फिर से आ गया, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अभी योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया है। भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ दिखाई पड़ती है? ये बेरोजगारी होती क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है। इसमें अगर कोई श्रमिक काम ना भी करे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं खेत में। अगर 2 लोग काम नहीं भी करेंगे खेत में, फिर भी कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन फिर भी लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो खेत में काम कर रहे हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई एक श्रमिक अगर काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता है। इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग की उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि अगर उन लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता है ना। तो भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो ऐसे तो इसका आंसर ए और सी ही होना चाहिए, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। लेकिन अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो कृषि क्षेत्र ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? कितना % आबादी है जो कि कृषि उद्योग पे निर्भर है? कृषि उद्योग पर निर्भर आबादी कितना है भारत का? भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 58.9%। 58.9% आबादी कृषि पर ही
निर्भर करती है, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्र कृषि क्षेत्र ही होते हैं, शहरी क्षेत्र कम है और आबादी का 58.9% भाग जो है कृषि उद्योग पर निर्भर है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। अभी जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 7वां है और अर्थव्यवस्था में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चंस लाऊंगी और आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।